नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। ठीक है, आज हम फिर जीएस की अपनी नेक्स्ट क्लास को देखने वाले हैं। क्लास नंबर 19 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। क्लास नंबर 20 जिसकी शुरुआत हम लोग आज करेंगे। अगर अभी तक आपने 19 क्लासेस मेरी नहीं देखी है उन्हें देख लीजिए, और अगर वास्तव में आप जीएस में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं और वीडियो का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक भी क्लास को मिस मत करना। ठीक है, चलिए आज हम लोग वही क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में, रिटों के बारे में, वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में एक चीज़ नोट डाउन करके लिख लेना उसमें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है जिसमें केवल वह मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, लेकिन वह मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य विषयों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 की बात होगी। भाग 4 उसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक सवाल 100% तय है आज की क्लास से। मैं फिर कह रहा हूँ 100% आज की क्लास से एक सवाल आएगा, लिख के ले लेना इस बात को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी कि DPSPs बोलते हैं। पहले इस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए तो बाकी आधा काम हमारा हो जाएगा। देखिए राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। देश के नीति मतलब आपके विचार, आप किस भावना से काम करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, यहाँ के नागरिकों के लिए आपके क्या कर्तव्य रहने वाले हैं, उन्हें निर्देशित यानी डायरेक्टर या डायरेक्शन देने वाले तत्व। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, जब संविधान बनाया गया तो उस समय जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने सोचा कि आने वाली जनरेशन जब देश को चलाएगी तो उस देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत यानी कि एक धरातल होना चाहिए। वही धरातल बनाने की कोशिश करी गई किसके अंदर? DPSPs के साथ। यानी कि राज्य को ये ध्यान रखना होता है, देश को ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप नए किसी भी नियम या कानून को देश के अंदर बना करके लागू करोगे तो वो नियम बनाते समय आपका राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन जितने भी निर्देशक तत्व हैं इन सभी तत्वों का पालन करें। ठीक है, ये उनका कर्तव्य बताया गया है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के निर्देशक तत्व सबसे पहले संविधान के भाग 4 में है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 इसके अंदर आता है। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं आयरलैंड से बेटा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, वही मौलिक कर्तव्य USSR से लिए गए यानी सोवियत संघ रूस से लिए गए। अब देखो 2-3 बातें समझना। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या कि जैसे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उन्हें राज्य क्या कर सकता है, यानी कि देश का न्यायालय उन पर नियम बना सकता है, रिट जारी कर सकता है, यानी न्यायालय द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। इन्हें न्यायालय लागू नहीं कराता है, न्यायालय लागू नहीं कराता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी, न्यायालय लागू नहीं कराता है। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो इन निर्देशक तत्वों को नियम बनाते समय देखे, इनका पालन करें। लेकिन ये कोई अधिकार नहीं है या कोई ये इन पर इन्फोर्स नहीं करा जाता है, केवल ये उनका कर्तव्य होता है। ये राज्य का कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य होता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, कई बार पेपर में पूछते हैं कि क्या इन्हें न्यायालय लागू कराता है या नहीं कराता है, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 36, आर्टिकल 51। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि देश में वास्तविक रूप से सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित कौन करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। यानी देश में या राज्य में, ऐसे लिखो राज्य, देश का इस्तेमाल नहीं होता शब्द का, राज्य में वास्तविक रूप से, राज्य में वास्तविक रूप से सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना कौन करते हैं?
राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। एक एक बात बता रहा हूँ, सवाल आएगा 100% कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहीं से अगर आपने यूकेपीएससी का भी शायद लास्ट ईयर का पेपर देखा हो, अभी लास्ट ईयर क्या अभी जो पेपर हुए या तो शायद कनिक सहायक में आया है या फॉरेस्ट गार्ड में, आप देख लेना, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में आया था। यहाँ से सवाल पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के ये किसका कथन है। कथन क्या था, कुछ ऐसा कि लक्ष्य, सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों का स्थापित करने की, कुछ इस तरीके का पूछा गया था, यानी कि उस व्यक्ति का कथन पूछा गया था कि ये किसने कहा है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है, तो यहाँ 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है, ठीक है। बिल्कुल 100% देख लेना, हो सकता है कि सवाल यही से बन जाए, ये यूकेपीएससी की नकल करके मार दे, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने इनके बारे में कुछ कहा है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करी है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात, इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा, संविधान की आत्मा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुन लेना कि देखो प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है, प्रस्तावना को भी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, यानी कि संविधान की आत्मा कहा गया। किसने, एम हिदायतुल्लाह ने। दूसरी बात, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे भी क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, या डॉक्टर आप कह सकते हो बाबा साहब के द्वारा, है ना, बाबा साहब भी कहते हैं ना हम लोग, तो आप लोग ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन और संविधान की आत्मा की बात होती है, तो ध्यान रखना। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, यही पेपर में आपसे पूछा गया था, एक साइड में नोट करके लिख लेना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों, बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा आज रंग वंग थोड़ा सा ठीक ना आ रहा हो, मैं सही ना चमक रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो में आज अकेला ही हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप फोकस बस यहीं पर रखना, तो ध्यान रखेंगे। ये सही दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब देखो दूसरी बात, यही पेपर में पूछा था, इन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर इनका समावेश कर लिया जाए तो ये लक्ष्य, सामाजिक क्रांति, व आवश्यक शर्तों को स्थापित करता है, आवश्यक शर्तों को स्थापित करता है। तो ये कथन किसका, ये कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। दूसरे के बाद, कथन के बाद एमएल सिंघवी, एमएल सिंघवी साहब ने क्या कहा कि अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इनके अंदर डाल दे तो ये संविधान को जीवन दान देने की व्यवस्था है, ठीक है, संविधान को जीवन दान देने की व्यवस्था। ये किसने कहा, एमएल सिंघवी साहब ने कहा। इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा बन जाता है, तीसरे जैसे भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इन्होंने भी क्या कहा, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा, इसे आर्थिक लोकतंत्र कहा, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा गया, आर्थिक लोकतंत्र कहा। किसने, सर ने, अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने। आर्थिक लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि सीधा भी पूछ सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र किसने कहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है, ठीक, क्या, एमसी छांगला। आपने अच्छे से नोट कर रहे होंगे, बढ़िया क्लास में मज़ा आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, इसलिए लाइक मार दो और कमेंट कर दिया करो और दूसरे अपने साथियों तक भी शेयर कर दिया करो यार। और जल्दी पुलिस का बैच अनाउंस करूँगा, पूरे दम लगा करके पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। एमसी छांगला, एमसी छांगला ने कहा था कि अगर जितने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इन सब का समावेश कर लिया जाए, ठीक है, ध्यान सुनना, कि जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अगर इनका समावेश या इनका पालन कर लिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग होगा।
क्या कहा था कि इनका समावेश करने के बाद क्या होगा, हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ 3-4 लोगों की मैंने बात डाली और इसमें एक BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने कहा था कि अगर राज्य के नीति निषेधक तत्व जो है इन्हें राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य मिल जाते हैं। BN राव ने कहा था कि राज्य प्राधिकारियों को क्या मिल जाता है, नैतिक कर्तव्य व शिक्षा। ये किन्हें देता है, ये राज्य के प्राधिकारियों को ये उपलब्ध कराता है। तो 3-4 बात यहाँ से ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। अब देखो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हमें देखने हैं कुछ आर्टिकल। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच इसमें यहाँ आ जाएंगे। आपको देखिए सबसे पहले पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, किस भाग में वर्णित है, कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। अब देखो इसमें सारी चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी, इसमें से मोटे मोटे मैं कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले 39A आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 39A। इसमें क्या है कि देश यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि भी देश के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। क्या, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा, पहली चीज़। इसके अलावा एक आर्टिकल 39D आपको ध्यान रखना है। ये क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा वेतन या कम वेतन और वहीं उसी काम के लिए महिलाओं को ज़्यादा या कम वेतन आप लोग दें। आपको ये जिम्मेदारी है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखें। आर्टिकल नंबर 40 बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि राज्यों को ये निर्देशित किया जाता है कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन। और देखिए एक सवाल अगर आप बता पाओ तो बताना कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात होती है, यानी कि ग्राम पंचायतों के या एक तरीके से मैं कह सकता हूँ पंचायती राज के पक्ष में कौन था और पंचायती राज के विपक्ष में कौन था। 2 बड़े लीडरों के नाम मुझे बताना आप लोग कि पक्ष में कौन थे और विपक्ष में कौन थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो ढूंढ लेना, मैंने शुरुआत में ही पंचायती राज पढ़ाया है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र किस में आता, 40 में आता है। इसके बाद आर्टिकल 42 आपको देखना है। आप लोग सोचोगे सर 41 छोड़ दिया, ये 36 37 छोड़ दिए। देखो उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितने आर्टिकल बताऊंगा इनसे पेपर में बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। आप ईमानदारी से उतने पढ़ लेना, जितने आर्टिकल बताऊंगा आप 100% सवाल बना के आओगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 42 में क्या देखिए हो सकता है, आप देखते होंगे कि यानी कि अगर आप मान लें कि कोई महिला है और महिला किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद वो कोई काम भी करती हैं, तो उन्हें छुट्टी उपलब्ध करवाना, यानी कि स्त्रियों को प्रसूति सहायता के उपबंध की व्यवस्था करना, ये भी किसका काम है, ये भी राज्य का काम है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें प्रसूति यानी कि उनके गर्भावस्था के दौरान भी उनसे काम करवा जाए। तो उसके लिए आप देखें इसे मैटरनल लीव बोलते हैं, आई थिंक ये 6 महीने की है। और इसके साथ साथ अभी एक और प्रावधान कराया गया है कि जैसे ही महिला कोई भी गर्भवती होती है तो उसमें जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो पैटर्नल लीव यानी कि पिता की छुट्टी का प्रावधान भी कर दिया गया है, लगभग 15 दिन की होती है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग सच में सरकारी नौकरी पर गए तो हम लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे पैटर्नल लीव का। तो एक मोटिवेशन आपको ये मिल जाता है कि चलिए कम से कम पैटर्नल लीव की व्यवस्था तो है, तो यानी कि पिता के रूप में एक सरकारी कर्मचारी जब रहेंगे तो हम छुट्टी ले सकते हैं लगभग 15 दिन की। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो इस पैटर्नल लीव के योग्य मैं आपको बना पाऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो स्त्रियों को अपना अधिकार पता लगना चाहिए कि आर्टिकल 42 जो है उसमें क्या है, स्त्रियों के प्रसूति के उपबंध है ना, स्त्रियों के प्रसूति के यानी प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी का प्रावधान कहाँ जाएगा, आर्टिकल नंबर 42 में आ जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, ये रहे कुछ आर्टिकल। आगे बढ़ूँ, आर्टिकल नंबर 43 नहीं देखना हमें,
वैसे 43B थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सहकारिता बैंकों को लेकर के बात होती है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 44 मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, कई बार आपने सुना, समझा, पढ़ा भी होगा, यानी कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूसीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी कि मोटे तौर पर मैं कहूँ कि देश के जितने भी नागरिक हैं उन सब नागरिकों के लिए एक नियम, एक धर्म, एक कानून, धर्म नहीं मतलब एक कानून सबको बराबर के हिस्से में लाना, ये किसका काम है? समान नागरिक संहिता का, यूनिवर्सल सिविल कोड का काम है। और अभी पुष्कर सिंह धामी ने एक क्या किया था कि एक अभी रिलीज़ किया था एक प्रेस, उसमें कहा था कि उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनेगा। ठीक है, उसके लिए कमेटी भी हमने बनाई है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पेपर में आता है, तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ठीक, आर्टिकल नंबर 45 कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रावधान करना, यानी 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, बालक मतलब यहाँ लड़का लड़की दोनों से, ठीक है, बालक शब्द इस्तेमाल करा गया है संविधान में, लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रावधान है कि उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है, यानी ठीक है। आर्टिकल नंबर 46 का जिक्र करूंगा तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि राज्य को ये निर्देशित किया जाता है कि राज्य क्या करेगा? दुर्बल वर्गों, दुर्बल वर्ग मतलब एक तरीके से एससी और एसटी का जिक्र है, यानी अनुसूचित जाति, आप लिख लेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए ज़रूरी है कि राज्य प्रावधान करें कि इन्हें शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था वो इन्हें दे पाए, यानी कि शिक्षा का प्रावधान राज्य की जिम्मेदारी है, साथ ही ये किस तरीके से पैसा या रुपया कमा सकते हैं इसकी व्यवस्था करना भी किसका काम है? राज्य का काम है। तो आर्टिकल 46 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 47, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है और ये पेपर में बनने के मुझे इसके चांस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात ये है कि उत्तराखंड में लगातार क्या हो रहा है कि नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक, वो बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि अभी उत्तराखंड ने एक निर्णय भी लिया है कि हम जल्द ही क्या करेंगे, इसे देवभूमि को यानी उत्तराखंड को हम लोग नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। और मेरा सवाल ये है कि कब तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने अवधि समय सीमा तय की है? इसका जवाब अगर आपको जानना है तो मेरी जो उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास नंबर 2 है, जो केवल वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ, आप उसे देख लेंगे तो वहाँ बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए एक एक क्लास देखिए, छोड़िए मत, आपको इतना लाभ मिलेगा कि शायद पेपर में आप नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट से सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो सारी क्लासेस देखेंगे जो आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, ज़रूर देख लेना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 47 जीवन स्तर को सुधारिए, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की बात होगी, और तीसरा मादक पदार्थों को बेचने पे या उसके व्यापार पे क्या करा जाएगा? निषेध करने की जिम्मेदारी ये भी राज्य को दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्टिकल 48 बहुत बढ़िया है। ये क्या कहता है कि 4 लोग 8 भैंस पालेंगे, यानी कि आप कहिए कि पशुपालन को बढ़ावा देने से पशुओं का पालन करिए, साथ साथ जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशुओं की बलि को रोकेंगे। ठीक है, बलि को रोकना है, दुधारू पशुओं की बलि को रोकने का प्रावधान कहाँ गया? आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48A ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 4 लोग 8 भैंस पालेंगे, ए का मतलब वन, यानी कि वन्य जीवों का क्या करोगे आप? संरक्षण करोगे, वन्य जीवों का संरक्षण। ये आर्टिकल किस में मिल जाएगा आपको? 48 में मिल जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी समस्या नहीं होगी। दोबारा से रिपीट कर लेना, बहुत अच्छे से देखना। आर्टिकल 44 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और हो सकता है आपको 47 और 48 ये बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे, ज़रूर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 49 की बात आती है तो 49 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी यहाँ से देखिए ध्यान रखना, पेपर में वही चीज़ें पूछने की ज़्यादा कोशिश होती है जो कहीं ना कहीं लाइट में रहती है। जैसे अभी 4 जैव विविधता प्रदेश घोषित किए गए हैं उत्तराखंड के अंदर,
जो आप मुझे बताएंगे। 2 तो पिथौरागढ़ में हैं और 2 किसी अन्य ज़िले में। उस ज़िले का क्या नाम है ज़रा मुझे बताना। इसका जवाब भी कहाँ मिलेगा, मेरी पिछली करंट अफेयर की जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2 है उसमें मिल जाएगा, या शायद नहीं ये पार्ट 1 में मिलेगा आपको। ये पार्ट 1 में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है, वहाँ जा कर के देख लीजिए, छोड़िए मत। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, यानी कि जो स्मारक हैं देश के अंदर या ऐतिहासिक स्थल वगैरह हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी किसकी है, ये भी राज्य की है, यानी कि देश की है। स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, हमारे देश की है। आर्टिकल नंबर 50 वेरी महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात होती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात होती है। इन दोनों के अलग होने की बात होती है, इन दोनों को अलग होना चाहिए। देखिए किसी भी लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, एक तो न्यायपालिका, एक कर्तव्यपालिका, 2 और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। 4 पिलर माने जाते हैं, जिसमें चलो मैं एक हिंट दूँ क्या, नहीं हिंट नहीं देता मैं, आप लोग खुद ही बताना, ठीक है। चलिए 2 तो मैंने बताए, 2 और माने जाते हैं, वो कौन कौन से ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल शांति एवं सुरक्षा भी बनाए रखिए, ये भी किसकी जिम्मेदारी है बच्चे, ये भी देश की जिम्मेदारी है, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें ये तो रहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपको पेपर में बहुत लाभ देने वाले हैं। इसके अलावा बच्चे यहीं पर आप लोग जो ध्यान रख सकते हैं वो क्या है कि एक होता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से भी कई बार सवाल बनते हैं और आपके सिलेबस के अंदर भी है। हमें वो नहीं जानना कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उससे कोई लेना देना हमें ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बात नहीं करूँगा। बाकी मैं आप लोगों को बिल्कुल जब डिटेल में पढ़ाऊँगा ना तो मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र करूँगा। देखिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, देश के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, तो उनका जिक्र करेंगे। लेकिन अभी मौलिक कर्तव्यों से जानते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल बनता है और क्या पेपर में आता है, ठीक है। यानी कि देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक बात करी, ये बनी थी 1976 में। इन्होंने एक सिफारिश करी और उन्होंने कहा कि देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं, लेकिन व्यक्तियों के कर्तव्य नहीं हैं। तो क्यों ना व्यक्तियों के कर्तव्य भी होने चाहिए कि कम से कम जो व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके देश के प्रति कुछ कर्तव्य तो हों, देश के प्रति उसकी कुछ जवाबदेही तो हो। इसी चीज़ को चलते हुए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक सिफारिश करी थी कि सर क्या करिए, मैम क्या करिए, उस समय इंदिरा गांधी जी थी, कि 8 मौलिक कर्तव्य क्या करिए, लागू करिए। 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करी थी किसने, सरदार स्वर्ण सिंह। इनका नाम आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि ये मूल संविधान में नहीं थे। 76 में बात हुई, संविधान लागू हुआ 50 में। तो पहली बात कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसमें, मूल संविधान में नहीं थे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात किसकी सिफारिश पर लागू करे गए, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू करे गए। और जब लागू करे गए तो ध्यान रखना कि यहाँ भाग कोई नया नहीं जोड़ा गया, यानी कि आपको पता है भाग फर्स्ट से शुरू होता है और भाग 22 तक खत्म होता है हमारा संविधान। लेकिन काउंटिंग के नंबर में कितने आ जाते हैं, 25 भाग आते हैं। जैसे भाग 4 है तो 4A कर दिया गया इसको, ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या कर दिया गया, भाग 4A। और वहीं आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 51 तक इसमें था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसे 51A के अंदर बढ़ा दिया गया। दोनों बातें ध्यान रखना, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं और अनुच्छेद 51A में आते हैं। दूसरी बात हमने इसे किससे लिए, हमने इन्हें सोवियत संघ से लिया, यानी कि रूस से लिया।
ये आपको ध्यान रखना है। सोवियत संघ से हमने इन्हें अपने संविधान के अंदर समावेशित किया, ये महत्वपूर्ण बात है, रूस से लिया। इसके अलावा देखो जब शुरुआत हुई और ये संविधान संशोधन करा गया, उसके अंदर मौलिक कर्तव्य डाले गए, तो ध्यान रखना कि 42वां संविधान संशोधन जब करा गया, 42वां संविधान संशोधन करा गया, कब करा गया ये 1976 में करा गया। तो इस संविधान संशोधन के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ध्यान रखना कुल 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद एक वर्मा समिति बनी थी, वर्मा समिति बनी थी 1999 में, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद 86वां संविधान संशोधन करा गया था 2002 में, जिसके तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो यहाँ जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका जो क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा को विद्यालय में पहुँचा जाए, या आप भी कर सकते हैं, बच्चे का दाखिला स्कूल वगैरह में करा सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ा गया। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू हुआ वहाँ एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10 जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। लेकिन इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सिफारिश करी थी, ये ध्यान रखना है। फिर वर्मा समिति पेपर में पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये आपकी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और दूसरी बात, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने 2 टॉपिक कवर किए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार में इससे पहले ख़त्म कर चुका हूँ। देखिए पॉलिटी 6 से 8 नंबर की आएगी और मुझे उम्मीद है कि हम एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहना। अभी मैं जितनी क्लासेस हो सकेंगी मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लोग एक भी सवाल वहाँ गलत ना करके आएँ। और हम मैक्सिमम यानी कि कम से कम पॉलिटी में 100% स्ट्राइक रेट जो अभी तक रहा है मेरा, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी वही रहेगा और एक भी सवाल बचने ना पाए हम लोगों से। ठीक है, चलिए फिर आप बस अपनी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस रखिए। देखिए बंदे के अंदर अगर जुनून है और ताकत है ना, अगर उसने जिद पकड़ ली किसी भी चीज़ की तो वो उस चीज़ को कर जाएगा, कोई भी ताकत उसे रोकने वाली नहीं है। तो आप अपने अंदर जुनून रखिए, अपने लक्ष्य को समर्पित करिए, अपने आप को ताकत लगा दीजिए, झोंक दीजिए खुद को। एक दिन एक बेटर वर्जन आपका निकल के आएगा। एक दिन आप ज़बरदस्त इस समाज को प्रभावित करेंगे और समाज के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है जिसे लोग अभी समझ नहीं पाए हैं, उसे एक दिन लोगों के सामने प्रतिबिंबित करेंगे, लोगों के सामने प्रतीक रूप से सामने रखेंगे। बिल्कुल आप लोग आपका अनुकरण करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट बात फिर से कह रहा हूँ, नोट करके लिख लेना, अच्छे से समझ लेना कि अगर एक भी क्लास छोड़ी तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी, तो इसलिए एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। सारी क्लास कर लो, किसी भी क्लास को मत छोड़ो। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी।